हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे कृष्णमूर्ति के एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जे कृष्णमूर्ति के एजुकेशन फिलॉसफी को एक्सप्लेन करते हुए उनका एजुकेशन के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसको स्पष्ट करिए करके। सो आज की इस वीडियो में हम उनके एजुकेशन फिलॉसफी और शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में सिनॉप्सिस बना सकते हैं। तो जैसा कि यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो स्टार्टिंग में आपको पहले बताना पड़ेगा उनके बायोग्राफी के बारे में, है ना, मतलब कि उनके जीवन परिचय के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे हिज क्रिएशन, कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी हैं इसके बारे में। वही फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे एजुकेशन फिलॉसफी, उनके शिक्षा दर्शन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पास बताना चाहूँगी कि आपके कुछ बुक्स में इनके शैक्षिक विचार को अलग से बताया गया है और इनके दार्शनिक विचार को अलग से बताया गया है। बट इस वीडियो में हम इनके शैक्षिक और दार्शनिक दोनों विचारों को कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि अपने आप में वेरी इंटरेस्टिंग है। वही नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं करिकुलम, कि जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पास बताना चाहूँगी कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन्हें शॉर्ट में जे कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डिसिप्लिन, कि जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग अनुशासन कैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्टूडेंट, छात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टीचिंग मेथड्स, कि जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टीचर, शिक्षक की भूमिका। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्कूल, विद्यालय कैसा होना चाहिए। और सेकंड लास्ट पॉइंट रहेगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, कि एजुकेशन के फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इस वाले पॉइंट में आप एडल्ट एजुकेशन को इंक्लूड करके बता सकते हैं। इस प्रकार से एडल्ट एजुकेशन शिक्षा जगत को जे कृष्णमूर्ति द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इसका थोड़ा सा कंक्लूजन। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है हिज बायोग्राफी, जीवन परिचय। सो फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट में अपने लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हम उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें से आपको पहले बताना पड़ेगा इनका बर्थ, है ना, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनका एजुकेशन कैसा रहा, इनका डेथ कब हुआ, और इसके साथ ही साथ इनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप इंक्लूड करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 11 मई 1895 AD, मतलब कि 1895 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक पदनपल्ली नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से इनकी माता का नाम जिद्दू संजीवम था, जो कि एक मृदुभाषी और धार्मिक महिला थी। वहीं इनके पिताजी का नाम था जिद्दू नारायणीय, जो कि एक थियोसोफिस्ट थे। तो ये थियोसोफिस्ट क्या होता है, तो थियोसोफिस्ट जो है स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को इम्पोर्टेंस देते हैं। और इन लोग का ऐसा मानना है कि मनुष्य जीवन का जो अल्टीमेट एम है, अंतिम उद्देश्य है, वो आत्मज्ञान है। वो मतलब कि स्वयं को जानना है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। और इसके साथ ही साथ इन लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि सार्वभौमिक भाईचारे को इम्पोर्टेंस देते हैं और सामाजिक सुधार को इम्पोर्टेंस देते हैं। बट इन विचारधाराओं का जे कृष्णमूर्ति ने आगे चलकर विरोध किया है। वो क्यों किया है इसको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में वेरी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताना चाहूँगी कि जब जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था तो उस टाइम जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था, विकराल परिस्थिति था। और इसके साथ ही साथ ये अपने माता पिता की 8वीं संतान होने की वजह से इन्हें कृष्णमूर्ति के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से इनके नाम के पीछे यह एक अमेजिंग फैक्ट्स हैं।
तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति के 10 वर्ष की आयु में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। जे कृष्णमूर्ति अपने माता की मृत्यु के बाद अपने पिता और अन्य भाई लोग के साथ 1908 में मद्रास के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के परिसर में रहने लगे। तो इस प्रकार से इन्होंने 1911 में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संस्था की स्थापना करी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस संगठन के लोग अपने में से किसी एक व्यक्ति को जगत गुरु बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मतलब कि इन लोग अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता एक जगत गुरु के रूप में स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति को जगत गुरु की भूमिका निभाने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहाँ उन्होंने सात्विक मूवमेंट को फॉलो किया और उन्हें इंडिविजुअली एजुकेट करने के लिए सी जिन राजदास, जॉर्ज सेंडल, लीडर बीटर, लेडी एमिली लुटियंस जैसे टीचरों को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्हें 1920 में पेरिस जाकर फ्रेंच भाषा में इन्होंने निपुणता हासिल करी और इसी टाइम पीरियड में एनी बेसेंट उन्हें अपने साथ अड्यार ले आई। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति जी एनी बेसेंट के विचारों से भी प्रभावित हुए, जिसका फ्यूचर में उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस प्रकार से इसके अलावा भी उनके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यह भी रहा है कि 3 अगस्त 1929 को एनी बेसेंट और लगभग 3000 से ज़्यादा थियोसॉफिकल प्रचारकों के प्रेजेंट में उन्होंने 18 वर्ष पुराना जो संगठन स्थापित किया था, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, जिसे हमने पहले डिस्कस किया है, संगठन का इन्होंने खंडन कर दिया, जिसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। मतलब कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और कुछ लोगों ने इनकी सराहना भी की। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को खंडित करने का एक मेन रीज़न यह रहा है कि इस संगठन के कुछ लोग प्रेजुडिस मतलब कि पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। तो ये पूर्वाग्रह क्या होता है ना? तो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग जो हैं किसी भी घटना को या फिर किसी भी मामले की बिना किसी जांच परख किए बिना ही अपने मन से ही वो धारणा बना लेते हैं, अपने मन में एक राय बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति ने इस ऑर्गेनाइजेशन का जब खंडन किया, इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसाइज किया। तो इस क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए उन्होंने जे कृष्णमूर्ति ने यह कहा कि ऐसे हजारों चेहरे जो प्रेजुडिस मतलब कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और वे जड़ एवं बंजर की भांति नए चीज़ों का विरोध करें, उनसे तो वे 5 चेहरे ही भले हैं जो आपकी सुने और आपके लिए मुड़े। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति जी एक क्रांतिकारी विचारक थे। तो इस प्रकार से इस महान क्रांतिकारी विचारक की मृत्यु 91 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1986 को हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके लाइफ के जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह पॉइंट अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हिज क्रिएशन, उनकी रचनाएं। तो बाकी थिंकरों जैसे जे कृष्णमूर्ति की जो रचनाएं हैं उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कहानी हो चाहे कविता हो, इसके रूप में उन्होंने अपनी रचनाएं नहीं करी है, बल्कि कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों को ही अपनी रचनाओं में संकलित करके प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से इट्स मेन आर्टिकल्स एंड लेक्चर्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके जो भी मुख्य ग्रंथ एवं व्याख्यान है वो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं, बट अब अन्य भाषाओं में भी इनका अनुवाद किया जा चुका है। तो इस प्रकार से इनके कुछ रचनाएं इस प्रकार से है: द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी, एजुकेशन एंड लाइफ, वाशिंगटन टॉक्स, इट्स, है ना, शिक्षा एवं जीवन से तात्पर्य, वाशिंगटन वार्ताएं इत्यादि इनके क्रिएशन है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फिलॉसफी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके शिक्षा दर्शन का केंद्र बिंदु रहा है इंटेलेक्ट, बुद्धि, है ना, ध्यान, मोटिवेशन और एकाग्रता, कंसंट्रेशन। इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द ही उनके एजुकेशन फिलॉसफी को बताया गया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने वर्ड में डील करने की कोशिश करना है। तो इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि की सीमाएं। तो जे कृष्णमूर्ति का ऐसा मानना है
कि हमारी बुद्धि की भी एक लिमिटेशन होती है। मतलब कि उनका ऐसा मानना है कि बुद्धि के द्वारा हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हमारे माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं, जो विचार आते हैं, वो स्मृति से आती है। मतलब इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग वे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने का साधन बुद्धि को नहीं मानते। मतलब कि बुद्धि की भी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है। वो कैसे? तो जैसे कि हमारे लाइफ में कोई भी घटना घटित हुआ रहता है या फिर हम किसी के साथ जो कुछ भी चीज़ें डिस्कस किए रहते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में मेमोरी के रूप में, अतीत के रूप में एकत्रित रहती है और उसी स्मृति के फलस्वरूप हमारे माइंड में न्यू आइडियाज़, नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यदि इसे हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो जे कृष्णमूर्ति का यह मानना था कि बुद्धि के द्वारा हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जे कृष्णमूर्ति जी साधना, तप, योग इन चीज़ों पर वे बिलीव नहीं करते थे। वे अपने आप को किसी गुरु या फिर उपदेशक के रूप में नहीं मानते थे, बल्कि उनका ऐसा मानना था कि गुरु हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त करना हमारे एफर्ट्स के ऊपर, हमारे प्रयत्न के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ इनलाइटमेंट, आत्मज्ञान का महत्व। तो आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने को जानना, स्वयं को जानना। तो इसमें अपने को जानना इन द सेंस कि जिस भी टाइम हम जो काम करते हैं उसमें हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हम प्रत्येक क्षण हम कैसा फील करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कार्य करते हैं, उन्हें हमें जानना चाहिए। मतलब कि हमें प्रत्येक टाइम अवेयर रहना है, सजग रहना है, ध्यान युक्त रहना है। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति का ऐसा मानना था कि अपने को पूरी तरह से जानने के लिए हमें हमेशा अपने स्वयं का ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति ने अपने शैक्षिक विचारों में आत्मज्ञान को महत्व दिया है। वही नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का प्रयोजन। तो इसमें जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति का मेडिटेशन करने का अपना अलग अलग पर्पस होता है। किसी का पर्पस होता है कि मेडिटेशन के थ्रू वह अपनी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता क्षमता को बढ़ाना चाहता है। तो किसी का पर्पस होता है कि मेडिटेशन के थ्रू ईश्वर का साक्षात्कार करना, ईश्वर को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति ने ऐसे उद्देश्यों को लौकिक और अलौकिक प्रयोजन कहा है। लौकिक प्रयोजन मतलब कि जो हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो हो गया आपका लौकिक प्रयोजन। और अलौकिक प्रयोजन मतलब कि मेडिटेशन के थ्रू ईश्वर का साक्षात्कार करना, यह हो गया अलौकिक प्रयोजन। नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट डिज़ायर एंड डिज़ायर, इच्छा और चेष्टा रहित। जे कृष्णमूर्ति जी मेडिटेशन को विदाउट डिज़ायर, इच्छा रहित मानते हैं। मतलब कि जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसे किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जे कृष्णमूर्ति जी का ऐसा मानना है कि मान लीजिए आप फुर्सत में चुपचाप बैठे हैं और आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आपके मन में जो है उस पर ध्यान दें। आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप जिस भी टाइम आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर आपका पूरी तरह से फोकस रहना चाहिए। यही है मेडिटेशन। तो इसके लिए किसी एक विशेष स्थान पर बैठकर आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान का महत्व। तो जे कृष्णमूर्ति जी जीवन में प्रेजेंट टाइम को इम्पॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हमारे लाइफ का जो प्रेजेंट मोमेंट है उस टाइम में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है वह सुखद भी हो सकता है, वह दुखद भी हो सकता है, वह पास्ट से भी रिलेटेड हो सकता है और वह फ्यूचर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति जी वर्तमान को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, ध्यान और एकाग्रता। तो जे कृष्णमूर्ति जी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब कि ये दोनों को अलग अलग मानते हैं कि जैसा कि हम अपने माइंड को फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने मन की स्वाभाविक प्रकृति में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब कि हम फोर्सफुली अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं ना। वही मेडिटेशन के बारे में जे कृष्णमूर्ति जी का ऐसा कहना है कि हम जिस भी टाइम हम जो भी कार्य करते हैं तो उस टाइम हमें अवेयर रहना है। हम जो कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। मतलब कि हमारा कॉन्शियस माइंड
माइंड जो है एक्टिव रहना चाहिए, हमें चेतन अवस्था में रहना चाहिए। यही है मेडिटेशन। इसके लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर स्थान की या फिर एक जगह पर बैठकर किसी एक ऑब्जेक्टिव पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति जी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने से हमें ये समझ में आता है कि जे कृष्णमूर्ति का एजुकेशन फिलॉसफी बहुत ही विचारणीय टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने अपने एजुकेशन फिलॉसफी में मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, इंटेलेक्ट, बुद्धि इत्यादि के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि अपने आप में वेरी इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जे कृष्णमूर्ति जी ने एजुकेशन के मीनिंग को निम्न पॉइंट्स के थ्रू बताने की कोशिश करी है। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज़ टू एक्वायर सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। मतलब कि शिक्षा का अर्थ आत्मबोध, मतलब कि आत्मज्ञान को ग्रहण करना, स्वयं को समझना है। वही नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम द आर्ट ऑफ लर्निंग, कि शिक्षा का अर्थ अधिगम की कला से है, मतलब कि सीखने की कला से है। वही नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ रिलीजन, शिक्षा का अर्थ धर्म की वास्तविक स्वरूप को समझना है। तो जैसा कि हमने जे कृष्णमूर्ति जी के एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में अभी जस्ट पहले डिस्कस किया, इससे हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वे स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके साथ ही साथ वे रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब होता है धर्म की वास्तविक स्वरूप को समझना। वही नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सपांड द वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता का विस्तार करना ही क्या है, शिक्षा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। कृष्णमूर्ति जी के थॉट किसी भी देश, काल, परिस्थिति, ट्रेडिशन, कल्चरल, इन सब की लिमिट से अलग हटकर व्यक्ति में रियल लाइफ के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, उन्हें शाश्वत जीवन को समझने में मानवता की सहायता करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य भी अलग अलग प्रकार के बताए हैं, जो कि इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट है रचनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, इसे आप लोग सृजनात्मकता का विकास भी बोल सकते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट करने को इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब कि क्रिएटिविटी इन द सेंस कि बच्चे का फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इसमें जे कृष्णमूर्ति जी का ऐसा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई कार्य या फिर व्यवसाय तो करना ही होता है। इसलिए तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है संवेदनशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी। तो इसमें जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे को संवेदनशील बनाना है। इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में प्रकृति और मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना को उत्पन्न करना है, जिससे उनमें संवेदनशीलता का विकास हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंटेलिजेंस। तो इसमें जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन एम बच्चे में साइंटिफिक इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट करना होना चाहिए। तो इसमें वैज्ञानिक बुद्धि मतलब कि बच्चे को किसी चीज़ का वास्तविक स्वरूप का नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन एम है बच्चे में वैज्ञानिक बुद्धि का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक चरित्र का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू कैरेक्टर। तो जे कृष्णमूर्ति जी एजुकेशन के थ्रू बच्चे में वास्तविक चरित्र का निर्माण करना चाहते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक एवं शारीरिक विकास, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो जे कृष्णमूर्ति जी एजुकेशन के थ्रू बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करना भी है। अब लास्ट पॉइंट है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़।
तो जे कृष्णमूर्ति जी एजुकेशन के थ्रू बच्चे में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को डेवलपमेंट करना चाहते थे और इसके साथ ही साथ बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ के डेवलपमेंट पर भी वे एम्फेसाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आई होप कि आप इन सभी पॉइंट्स को अपने वर्ड में अच्छे से डील कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो इसे हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है नैतिक गुणों की शिक्षा। तो जे कृष्णमूर्ति जी अपने करिकुलम में नैतिक गुणों की शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा भी नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम, कि करिकुलम ऐसा हो जो उद्देश्यपूर्ण हो, उसका कोई ना कोई अल्टीमेट एम होना चाहिए करके। वही नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाशीलता, एक्टिविटी। तो जे कृष्णमूर्ति जी करिकुलम में एक्टिविटी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि बच्चा किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके सीखे करके। अब नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित पाठ्यक्रम, बैलेंस्ड करिकुलम। तो इसमें जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो सभी बच्चों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए बेनिफिशियल हो। तो इस प्रकार से वे संतुलित पाठ्यक्रम को अपने करिकुलम में इम्पोर्टेंस देते हैं। लास्ट पॉइंट है अधिगम और उपयोगिता, लर्निंग एंड यूटिलिटी। तो इसमें जिद्दू कृष्णमूर्ति का ऐसा मानना है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की लर्निंग में हेल्प करे और उसके फ्यूचर के लिए यूज़फुल हो। तो इस प्रकार से वे अपने करिकुलम में अधिगम और उपयोगिता को इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो जे कृष्णमूर्ति जी किसी भी प्रकार के फोर्सेबल डिसिप्लिन को वे मीनिंगलेस मानते हैं। उनका ऐसा कहना है कि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो अनुशासन की आवश्यकता नहीं रह जाती है, बल्कि प्रेम स्वतः ही व्यक्ति में उसमें क्रिएटिव नॉलेज की एबिलिटी को डेवलप करती है, उसमें सृजनात्मक ज्ञान की क्षमता को विकसित करता है। इसलिए वहाँ पर ना ही प्रतिरोध होता है और ना ही संघर्ष होता है। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति जी फोर्सफुली डिसिप्लिन को वे मीनिंगलेस मानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, विद्यार्थी। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी विद्यार्थी को इम्पोर्टेंस प्लेस देते हैं। उनके अकॉर्डिंग विद्यार्थी को शिक्षा का सम्मान करने वाला होना चाहिए और उसमें आत्मनिर्भरता का समावेश होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके साथ ही विद्यार्थी को टीचर का रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए और इसके साथ ही उनमें सेल्फ इंडिपेंडेंस इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। तो जे कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स निम्न है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें बालक की मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो और इसके साथ ही टीचिंग मेथड्स को बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग उसे रिलेट करना चाहिए। टीचिंग मेथड्स में लर्निंग प्रोसेस को इम्पोर्टेंट दिया जाना चाहिए, मतलब कि सीखने की प्रक्रिया में संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति अपने टीचिंग मेथड्स में निम्न मेथड्स को यूज़ करने की बात कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्सेशन, वार्तालाप, स्टडी, अध्ययन, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, कंटेम्पलेशन, मनन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, लिसनिंग, श्रवण, लेक्चर मेथड, व्याख्यान, टीचिंग, अध्यापन, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, इलुस्ट्रेशन, दृष्टांत। इन सभी मेथड्स को ये अपने टीचिंग मेथड्स में इम्पोर्टेंस देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है टीचर प्लेस, शिक्षक की भूमिका। तो जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग शिक्षक को बच्चे में दबी हुई टैलेंट को डिस्कवर करना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए और इसके साथ ही साथ टीचर को बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उनका पथ प्रदर्शक होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उन्हें हर संभव उनकी सहायता करनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल, विद्यालय। तो इसमें जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग स्कूल में कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका मेन टास्क बच्चे को पढ़ाने के साथ ही साथ कर्मचारियों को, टीचरों को बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के साथ ही साथ उन्हें जीवन यापन की कला जैसे विषयों का जानकारी देने के साथ ही साथ उसमें मनुष्य जाति के प्रति प्रेम भावना, उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं इन सब चीज़ों से उन्हें अवगत कराना होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा। सो फ्रेंड्स, जे कृष्णमूर्ति द्वारा एजुकेशन के फील्ड में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो है एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। तो इसमें जे कृष्णमूर्ति जी का ऐसा कहना था
कि adult education Krishnamurti says that in the present time even the adult people want to be aware of the rapidly increasing problems of the society in the changing environment, कि वर्तमान समय में प्रौढ़ व्यक्ति भी बदलते परिवेश में समाज की तेजी से बढ़ती समस्याओं से अवगत होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वे उन्हें भी कंटिन्यूअसली सीखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वे पीछे रह जाएंगे। इसलिए प्रौढ़ व्यक्ति की शिक्षा का विचार भारत में बहुत ही आवश्यक था, जिससे प्रौढ़ व्यक्ति भी इंडिविजुअली और वोकेशनली मतलब कि व्यावसायिक रूप से वो अपना डेवलपमेंट कर सके, जिससे वे सोसाइटी और पॉलिटिकली फील्ड समाज और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो इस प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में जे कृष्णमूर्ति द्वारा दिया गया प्रौढ़ शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जे कृष्णमूर्ति के एजुकेशन फिलॉसफी के अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट पर डिस्कशन किए। इससे स्पष्ट होता है कि जे कृष्णमूर्ति के जीवन का प्रत्येक पल उनके प्राणों की प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक सांस में शिक्षा के लिए ही धड़कती थी। तो इस प्रकार से उनकी अध्ययनशीलता और ज्ञान की संपन्नता को उनको एक महान शिक्षा शास्त्री बना दिया था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उनके अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।